गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम धूलिया गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 BLM श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम BA फर्स्ट ईयर हिस्ट्री भारत का इतिहास, जिसमें कि प्रारंभ से लेकर 1206 तक की घटनाओं की जानकारी प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं। चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चोलों की उत्पत्ति। चोल वंश भारत का एक प्राचीन वंश था। सुदूर दक्षिण के प्राचीन इतिहास में 3 परंपरागत राजनीतिक शक्तियों का वर्णन प्राप्त होता है। ये शक्तियाँ थी चेर, चोल और पांडे। ये शक्तियाँ 3 थी, चेर, चोल और पांडे। प्राचीन संस्कृत साहित्य में भी यत्र तत्र इनका उल्लेख किया गया है। अशोक के समय में भी चोल राजवंश विद्यमान रहा था। मैगस्थनीज ने भी चोलों का उल्लेख किया है। दूसरी शताब्दी में चोल राज्य दक्षिण भारत का एक प्रमुख राज्य रहा था। चोलों की उत्पत्ति के विषय में काफ़ी मतभेद पाया गया है। कुछ विद्वानों का ये मानना है कि चोल तमिल भाषा के शब्द चुल से बना है, जिसका अर्थ होता है घूमना। चूंकि ये लोग इधर उधर घूमते रहते थे, इसीलिए ये चोल कहलाए थे। ये संभवतः उत्तरी भारत के क्षत्रिय थे, परंतु ये लोग घूमते हुए दक्षिण भारत जा पहुँचे थे। इसके पश्चात इन्होंने तिरुचिरापल्ली तथा तंजौर जिलों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। धीरे धीरे इन चोल शासकों ने अपने राज्य का विस्तार किया और दक्षिण भारत की प्रमुख शक्ति बन गए थे। चोल राजवंश के प्रमुख शासक निम्नलिखित थे। चोल राजवंश के प्रमुख शासक निम्नलिखित थे। सबसे प्रथम है विजाल्य, जो एक सामंत था। इसने चोल वंश के राज्य की नींव डाली थी, विजाल्य। इसके पश्चात आदित्य प्रथम, परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, वीर राजेंद्र। इसके अलावा कुलोत्तुंग प्रथम नाम के प्रमुख शासक चोल वंश में हुए थे, जिनके समय में दक्षिण भारत की साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार हुआ। साहित्य और कला के क्षेत्र में उन्नति हुई तथा चोल शासकों के समय में शासन व्यवस्था सुसंगठित और मजबूत रही थी। तो आइए अब हम देखते हैं चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं। चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं। तो चोल शासक जो थे केवल महान विजेता ही नहीं थे, बल्कि कुशल प्रशासक भी रहे। इन्होंने अपने साम्राज्य में एक सुदृढ़ और सुव्यवस्थित प्रशासन तंत्र की स्थापना की थी। चोल प्रशासन की विशेषताएं निम्नलिखित थी। सर्वप्रथम राजा, नंबर 2 पर पदाधिकारी, 3 नंबर पर राजा निरंकुश नहीं था, 4 नंबर पर प्रशासन की इकाइयाँ, 5 नंबर पर स्थानीय स्वशासन अर्थात ग्राम प्रशासन, 6 नंबर पर नगरीय प्रशासन या नगर स्वशासन, 7 नंबर पर राजस्व प्रशासन, आय व्यय के साधन, नेक्स्ट
हुआ सैनिक संगठन। चोल प्रशासन की विशेषताओं के अंतर्गत इन बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। सर्वप्रथम है नंबर 1 पर राजा। चोल राजा अपने साम्राज्य के सर्वोच्च अधिकारी होते थे। साम्राज्य की संपूर्ण सत्ता का स्रोत राजा ही था। राजा चोल राजा बड़ी बड़ी उपाधियां धारण किया करते थे। साधारणतः राजा का पद पैतृक ही होता था। वह अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता था, जो कि युवराज कहलाता था। सामान्यतः बड़े पुत्र को ही युवराज के पद पर आसीन किया जाता था। परंतु कभी कभी राजा योग्यता के आधार पर छोटे पुत्र को भी युवराज बना देता था। युवराज राजा के शासन कार्यों में सहायता प्रदान करता था और युद्धों में भी साथ जाता था। चोल नरेशों की राजसभा अपने वैभव के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थी। चोल नरेश समय समय पर यज्ञ आदि किया करते थे, दान देते रहते थे। उन्होंने अनेक विशाल मंदिरों का निर्माण भी करवाया। राजा राजधानी से लेकर अपने साम्राज्य के दूरस्थ प्रदेशों के प्रशासन पर दृष्टि रखा करते थे। समय समय पर ये चोल शासक अपने साम्राज्य का दौरा भी किया करते थे। नेक्स्ट है नंबर 2 पे पदाधिकारी। नंबर 2 पदाधिकारी। यद्यपि चोल अभिलेखों में किसी मंत्रिमंडल का उल्लेख नहीं किया गया है, तथापि चोल शासन प्रबंध में उदन कुटम का उल्लेख है। यद्यपि पदाधिकारियों की कार्यकारिणी प्रतीत होती है ये राजा के काफ़ी निकट थे, तथा राजा के प्रत्येक कार्य जो राजा था प्रत्येक कार्य में इनकी सलाह लिया करता था। पदाधिकारियों की भी 2 श्रेणियां थी। एक वरिष्ठ अधिकारियों को पैरू नदरम का पद दिया जाता था तथा छोटे अधिकारियों को शिरू तरम का पद प्रदान किया जाता था। 3 नंबर पे है राजा निरंकुश नहीं था। परम शक्तिमान होते हुए भी चोल नरेश निरंकुश शासक नहीं थे। साम्राज्य के उच्च पदाधिकारियों, स्थानीय शासन की परंपराओं तथा विधि निर्देशों की मर्यादा का उसे पूर्ण रूप से ध्यान रहता था। उच्च निर्णय वह पदाधिकारियों के सलाह से ही लेता था। नेक्स्ट है प्रशासन की विभिन्न इकाइयाँ। प्रशासन की विभिन्न इकाइयाँ। संपूर्ण चोल साम्राज्य अनेक मंडलों या प्रांतों में बंटा हुआ था। इन मंडलों की संख्या 18 थी। मंडल का प्रमुख अधिकारी वायसराय अर्थात राजा द्वारा ही नियुक्त किया जाता था। प्रत्येक मंडल कोटमों में विभाजित था। प्रत्येक कोटम अनेक नाडुओं और नाडु को कुर्रम या ग्राम समूहों में विभाजित कर दिया गया था। इस प्रकार चोल प्रशासन की इकाइयाँ थी राजा, मंडल, कोट्टम, नाडु एवं कुर्रम। तो प्रशासन चलाने के लिए न केवल राजकीय पदाधिकारी होते थे बल्कि जनता की सभाएं भी होती थी। नाडु की सभा को नाटर कहा जाता था, नगर की सभा को नगस्तार तथा गांव की सभा को उर्रार कहा गया था। ब्राह्मणों को दान दिए गए ग्रामों को चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था और इसकी व्यवस्था ब्राह्मणों की सभा ही करती थी।
व्यापारियों तथा शिल्पियों की सभा को श्रेणी अथवा पुग कहा जाता था। नेक्स्ट है ग्राम प्रशासन अर्थात स्थानीय प्रशासन, जो कि चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। ग्राम प्रशासन अर्थात स्थानीय स्वशासन, चोल प्रशासन की सबसे प्रमुख विशेषता उनके गांवों का स्थानीय स्वशासन था। नीलकंठ शास्त्री का मानना है कि चोल युग की सबसे अधिक आकर्षक जो बात थी वह स्वशासी ग्रामीण संस्थाओं के कार्य संचालन में पाई जाने वाली साधारण दक्षता तथा ओज। यद्यपि नाडुओं और शहरों में भी सभाएं थी, तथापि स्वायत्त शासन यदि कहीं पूर्ण रूप से लागू था तो वह गांव में ही था। ग्राम सभाएं, तो ग्रामों में दो प्रकार की सभाएं थी, एक उर और दूसरा सभा अथवा महासभा। उर जनसाधारण की सभा थी तथा सभा अग्रहार अर्थात ब्राह्मण वर्ग की सभा हुआ करती थी। ये संस्थाएं शासन चलाने के लिए अनेक समितियों में बंटी हुई थी। इन समितियों को वारियम कहा जाता था। इन समितियों में संवत्सर वरियम अर्थात वार्षिक समिति, टोट वरियम उपवन समिति, एरी वरियम अर्थात तड़ाक समिति, पौन वारियम अर्थात स्वर्ण समिति आदि उल्लेखनीय थी। कुछ अभिलेखों में उदासीन वरियम का उल्लेख भी किया गया है। संभवतः यह प्रदेशों के लिए गठित की गई समिति थी। प्रत्येक ग्राम में समितियों की संख्या आवश्यकता अनुसार हुआ करती थी। प्रत्येक समिति के सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं थी। प्रत्येक वरियम के सदस्यों को वरीय पेल्लू वरीय पेरू कल्लम कहा जाता था। ये भी अवैतनिक थे। इसी प्रकार ग्राम सभा के कार्य, तो ग्राम सभा का क्षेत्राधिकार काफ़ी व्यापक था। इनके कार्य इस प्रकार थे। यह प्रत्येक ग्राम की उर्वर तथा बंजर भूमि तथा वनों का लेखा जोखा रखती थी। नंबर 2 पर भूमि की उपज के आधार पर भूमि कर निश्चित करती थी। इसका प्रमुख कार्य भूमि कर संग्रह करना था। भूमि कर न देने वाले व्यक्ति की भूमि को सभा बेच सकती थी। नंबर 3 पर है भूमि संबंधी झगड़ों का निपटारा करना इनका मुख्य कार्य था। इसके अलावा 4 नंबर किसानों को संकट के समय सभा उनके भूमि कर में छूट भी दे सकती थी। 5 नंबर भूमि के वर्गीकरण का अधिकार एकमात्र सभा को था। ग्राम की सारी भूमि पर सभा का ही अधिकार होता था। 6 नंबर ग्राम की पुरानी सड़कों की मरम्मत करवाना और नई सड़कों का निर्माण करवाना सभा के मुख्य कार्य रहे थे। 7 नंबर सभा खेतों की सिंचाई के लिए तालाबों और नहरों का निर्माण भी करती थी। 8 नंबर सभा की एक विशेष समिति हुआ करती थी जिसे धर्म वरियम कहा जाता था। यह पाठशालाओं, औषधालयों, मंदिरों इत्यादि निर्माण एवं देखरेख करती थी। इस प्रकार चोल काल की ग्राम सभाएं अपने आंतरिक विषयों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र थी। राज्य उनके कार्यों में तभी हस्तक्षेप करता था जब कोई भारी अनियमितता आ जाती थी अथवा उनमें आपसी लड़ाई झगड़ा होता था। सामान्यतः चोल साम्राज्य के अंतर्गत केवल साम्राज्य की सुरक्षा, विदेश नीति, आंतरिक शांति, लोक कल्याण के कार्यों को ही करता था। शेष कार्य नगरों और प्रांतों की स्थानीय सभाएं किया करती थी। नेक्स्ट है नगर स्वशासन।
गांव की भांति नगरों को भी कई मामलों में स्वायत्तता स्वतंत्रता प्राप्त थी। चोल अभिलेखों में नगरम का उल्लेख मिलता है। नगरम विभिन्न व्यापारी वर्गों, प्रतिष्ठानों, उद्योगों पर कर का निर्धारण और उनकी वसूली करती थी। नगरम की प्रबंध समिति करों द्वारा वसूल की गई धनराशि का उपयोग नगर के विकास में ही किया करती थी। नेक्स्ट है राजस्व प्रशासन। चोल राज्य की आय का मुख्य साधन भूमि कर ही था। राजराज प्रथम और कुलोत्तंग प्रथम के उदाहरणों से ज्ञात होता है कि भूमि कर निश्चित करने से पहले चोल नरेश भूमि का सर्वेक्षण करवाते थे और भूमि के वर्गीकरण के आधार पर ही भूमि कर निश्चित किया जाता था। सामान्यतः जो भूमि कर था 1/3 भाग होता था। यदि अनावृष्टि या अतिवृष्टि या किसी अन्य कारणों से फसल अगर खराब होती थी तो राज्य भूमि कर में छूट देता था अथवा पूरी तरह से भी माफ कर दिया जाता था। भूमि संग्रह करने का जो कार्य था ग्राम सभाओं का ही था। इसके अलावा राज्य की आय के जो अन्य साधन थे वन संपदा, खाने, आयात निर्यात कर, स्थानीय शुल्क आदि थे। कर न देने वाले व्यक्ति की भूमि को राज्य बेच सकता था। सार्वजनिक कार्यों के लिए राज्य लोगों से बिगाड़ ले सकता था। संभवतः चोल राज्य के अंतर्गत करों की संख्या और मात्रा अधिक ही थी। इसलिए चोल नरेश कुलोत्तुंग प्रथम ने अनेक करों को समाप्त कर शुंगन द्विवृत्त अर्थात करों को हटाने वाला की उपाधि धारण उसने की थी। तो राज्य की आय का अधिकांश भाग राजप्रसाद, सेना, जल सेना, राज्य के कर्मचारियों के वेतन, मंदिरों, सड़कों, नहरों, पाठशालाओं, औषधालयों, दुर्गों आदि के निर्माण पर खर्च होता था। इसके अलावा न्याय व्यवस्था, तो राज्य का सर्वोच्च अधिकारी अर्थात न्यायाधीश राजा था। छोटे बड़े मुकदमों का निर्णय स्थानीय निगमों के द्वारा किया जाता था। मुकदमों पर प्रारंभिक निर्णय देने का जो अधिकार है ग्राम पंचायतों को मिला हुआ था। ग्राम सभा की एक समिति न्याय कार्य करती थी। अपराधी का पता लगाना, उस पर मुकदमा चलाना और दोषी होने पर इसे दंड देना इस समिति का मुख्य कार्य था। चोलों की दंड व्यवस्था उदारी थी। अधिकांश अपराधों के लिए आर्थिक दंड दिया जाता था। चोरों, डाकुओं, व्याभिचारियों और जालसाजी करने वालों को शारीरिक दंड एवं अर्थदंड देने के अतिरिक्त उनका सामाजिक मान करने का दंड भी दिया जाता था। उन्हें गधे पर बिठाकर ग्राम अथवा नगर के मोहल्ले में घुमाया जाता था। कभी कभी अनजाने में किसी की हत्या करने वाले अपराधी को यह सजा दी जाती थी कि वह मृतक की आत्मा की शांति के लिए किसी मंदिर में अखंडीय दीप जलाने की व्यवस्था करे। जानबूझकर हत्या करने के अभियोग में अभियुक्त को अंगछेदन, मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास की सजा मिलती थी। लास्ट है सैनिक संगठन। चोल नरेशों ने एक शक्तिशाली और विशाल सेना का निर्माण किया था। चोलों की सेना के 3 अंग थे: पैदल, घुड़सवार, गजरोही। संपूर्ण सेना में लगभग 1,50,000 सैनिक थे। इनमें केवल गजरोहियों की संख्या 60,000 थी। सेना के लिए चोल नरेश बड़ी बड़ी संख्या में जो घोड़े थे अरब देशों से मंगवाया करते थे।
इस सेना के अतिरिक्त सम्राट का अंगरक्षक दल भी होता था। यह दल वेलक्कार कहलाता था। अंगरक्षक स्थायी सैनिक थे। ये अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी राजा की रक्षा किया करते थे। चोल सेना जो थी छावनियों में रहती थी। इन छावनियों को कड़गम कहते थे। चोल अभिलेखों में चोल सेना की 70 रेजिमेंट का उल्लेख है। सैनिकों के अनुशासन और प्रशिक्षण पर पूरा ध्यान दिया जाता था। युद्ध के अवसर पर चोल सेना का नेतृत्व राजा या फिर युवराज करता था। युद्ध भूमि में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धाओं और सेनापतियों को क्षत्रिय शिखामणि की उपाधि प्रदान की जाती थी। राजा के अतिरिक्त सेनापति भी होता था तथा सेना का संपूर्ण कार्य सेनापति के निरीक्षण में रहता था। अन्य सैनिक पदाधिकारियों में महादंड नायक और नायक विशेष रूप से उल्लेखनीय थे। युद्ध के समय चोल सेना बड़ी क्रूरतापूर्वक प्रदर्शन किया करती थी। तो चोलों ने एक शक्तिशाली नौसेना का गठन भी किया था। राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम के समय चोलों की नौसैनिक विशेष रूप से शक्तिशाली बन गई थी। बंगाल की खाड़ी में चोल नौसेना की धाक इतनी जम गई थी कि उस खाड़ी को चोलों की झील कहा जाने लगा। अपनी नौसेना की सहायता से ही चोलों ने चेर राज्य को पराजित कर दिया था और लंका, मालदीव और शैलेंद्र साम्राज्य से भी टक्कर ली थी। चोल नौसेना में लड़ाकू जहाज़ों के अतिरिक्त व्यापारी जहाज भी थे। तो इस प्रकार चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं जो टॉपिक है यही समाप्त होता है। कल हम फिर से हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।